नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए अनिवार्य विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पाठ्यचर्या के प्रसंग श्रमिक कल्याणकारी विधान भाग 1 पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आज का उद्देश्य यानी आज के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो है श्रमिक कल्याणकारी विधान। श्रमिक कल्याणकारी विधान के अंदर कौन कौन से अधिनियम आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और मुख्यतः 2 अधिनियम श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, इन दोनों के विषय में डिटेल से समझेंगे। श्रमिक कल्याणकारी विधान यानी श्रमिक कल्याणकारी विधान, जब हम श्रमिक की बात करते हैं तो सामान्यतया सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम श्रमिक के विषय में बात करते हैं तो एक सामान्य तौर पर एक सामान्य क्रियाकलाप करके कोई व्यक्ति जब अपना जीविकोपार्जन करता है तो उसे श्रमिक कहते हैं। उन श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए जाते हैं जो कि राज्य सरकार बनाती है और उसी में से कुछ अधिनियम जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। श्रमिक कल्याणकारी अधिनियम से पहले सामान्यतया कारखानों के जो मालिक होते थे या उद्योगपति होते थे वो श्रमिकों के विषय में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे, उनके अच्छे बुरे के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते थे, नहीं सोच पाते थे। उसके अलावा बिना किसी पर्याप्त कारण के वेतन कटौती कर देते थे और उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की बहुत अधिक चिंता उनको नहीं होती थी। ना ही दुर्घटना या व्यावसायिक रोग से ग्रसित श्रमिक को मुआवजे की बात होती थी। यानी जब कभी किसी को मुआवजे की बात करनी होती है तो इसी अधिनियम के माध्यम से हम करते हैं। यानी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, जैसा कि आपको रेड दिख रहा है, सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए ताकि कारखाने के मालिकों या उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों की शोषण की जांच हो सके। यदि किसी प्रकार किसी व्यक्ति के साथ, किसी श्रमिक के साथ शोषण होता है तो इन अधिनियमों के अधीन ही उनकी जांच की जाएगी और नियोक्ताओं पर कार्यवाही की जाएगी, जिन्हें श्रमिक कानून या औद्योगिक अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ निम्नलिखित श्रम और औद्योगिक कानून बनाए गए हैं। पहला, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 जिस पर आज हम बात करेंगे। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 जिस पर आज हम बात करेंगे। कारखाना अधिनियम 1948, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, प्रशिक्षुता अधिनियम 1961। ये सारे विधान जो बनाए गए जिनके माध्यम से श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया। तो पहला है आज का अधिनियम श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन करके इसके नाम को परिवर्तित करके श्रमिक की जगह कर्मचारी भी कर दिया गया है। तो अब इसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम भी पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं। ये 1923 में गठित हुआ था, 1923 में। 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया। इसमें अध्यायों की कुल संख्या 4 है। प्रारंभिक अध्याय धारा 1 से 2 तक है। कर्मचारियों के लिए प्रतिकर का जो विधान है वो धारा 3 से 18 तक है। आयुक्त की चर्चा जो की गई है वो 1919 से 31 तक में की गई है। नियम धारा 32 से 36 तक में बताए गए हैं। कुल धाराएं इसमें 36 हैं, कुल अनुसूचियां 4 हैं। ये तो एक इंट्रो हो गया कि इस एक्ट को हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, या इस एक्ट को कंसाइज वे में इसको मैंने बता दिया। अब इसके उद्देश्यों की बात करें, यानी इस अधिनियम को लाने के पीछे रीज़न क्या थे, उद्देश्य क्या हैं। किसी दुर्घटना के कारण किसी असक्त कामगार को मुआवजा देना, यानी रोजगार के दौरान यदि किसी कामगार को चोट लगती है, दुर्घटनाग्रस्त होता है या उसकी मृत्यु होती है तो उसको पहला जो ऑब्जेक्ट है वो उसको है मुआवजा दिलाना, सबसे पहला ऑब्जेक्ट इसका। दूसरा है कामगारों को अधिक स्वतंत्रता देना जिससे श्रमिक चिंता, दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके। यानी अधिक स्वतंत्रता, जब कामगारों को ये लगेगा कि हमारे किसी भी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी हमारी सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही चलती रहेंगी, हमारे हितों का संरक्षण किया जाएगा, तो वो चिंता मुक्त होकर काम करेगा, जो कि उद्योगों को अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास के लिए किया गया। तीसरा,
जहाँ तक संभव हो दुर्घटनाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से कामगारों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो भी दुर्घटनाएं हैं, जैसा कि पहले पॉइंट में ही बताया गया, उन दुर्घटनाओं से असक्त व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। चौथा है परिसर में काम करते समय दुर्घटनाओं में शामिल काम करने वालों को मुआवजा देने के लिए अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों, नियोक्ताओं पर कानूनी बाध्यता। यानी जब किसी दुर्घटना से ग्रसित कोई श्रमिक हो जाता है तो नियोक्ताओं पर लीगल लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उनके सारे हितों के विषय में, सारे जो भी उनको मुआवजे देने के विषय में उचित रूप से सोचें। ये उनकी नैतिक और कानूनी बाध्यता बन जाती है। नेक्स्ट है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के मुख्य उपबंध। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के मुख्य उपबंधों में सबसे पहला है भुगतान के नियम। जो व्यक्ति चोटिल होता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को भुगतान कैसे किया जाएगा, या भुगतान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किन केसेस में करना है, किन केसेस में नहीं करना है, उसकी बात करेंगे। पहला है चोट या दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नियोक्ता के अधीन श्रमिक कार्य कर रहा है तो उस श्रमिक को जो चोट लग रही है, को जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, वो दुर्घटनाग्रस्त रोजगार के दौरान होना चाहिए। इस केस में क्षतिपूर्ति मिलेगी। श्रमिक को व्यावसायिक बीमारी या रोगग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति मिलेगी। व्यावसायिक बीमारी यानी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी वजह से, जैसे कहीं कहीं कारखानों में काम होता है और गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से आदमी के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और भी फिज़िकल दिक्कतें होती हैं उसको, उसकी वजह से जो भी रोग होते हैं उनको व्यावसायिक बीमारी या रोग कहते हैं। इन केसेस में भी क्षतिपूर्ति मिलेगी। तीसरा, श्रमिक नशे की स्थिति में कार्य करता है, यानी यदि वो कार्य कर रहा है और उस समय उसने नशा कर रखा है तो उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। सुरक्षा सावधानियों को नज़रअंदाज करता है या उल्लंघन करता है, जो भी उसको सुरक्षा के लिए गाइडलाइन दी गई है, जो नियम बताए गए हैं, उनका उल्लंघन करता है या उनको नज़रअंदाज करके काम करता है और चोटिल होता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उस केस में भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। अंतिम है आवेदक साबित करता है कि यह काम था और जिसके परिणाम स्वरूप तनाव बढ़ गया। यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो साबित करने की बात है, वो आवेदक पर ही होगी कि रोजगार के दौरान उसका जो तनाव या मेंटल स्ट्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई और वो चोटिल हो गया। इस केस में भी उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के उपबंधों में क्षतिपूर्ति के भुगतान की जो दर है उसके विषय में हम इस पे बात करेंगे। इस अधिनियम में क्षतिपूर्ति के भुगतान की चोट की प्रकृति और उसकी स्वरूप, श्रमिकों की स्थायी यानी चोट की प्रकृति, स्वरूप, श्रमिकों की स्थायी अपंगता, वेतन के आधार पर की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी जो उसका सैलरी पैकेज होगा उसके आधार पर उसको मुआवजा देने की बात की गई है इसमें। जहाँ क्षति के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, डेथ के केस में मृत कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक अनुसूची 4 के अनुसार से गुणा करके प्राप्त रकम से 50% के बराबर होती है। यानी जब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु यानी अंतिम जीवन के दिन से जो सुसंगत गुणक होता है, अनुसूची 4 में सारे गुणक दिए हुए हैं, उनके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है और उसका 50% उसको पे किया जाता है। या फिर 1,20,000 की रकम, इनमें से जो भी अधिक होगा वो उसको पे किया जाएगा। सेम केस है दूसरा, जहां क्षति के परिणाम स्वरूप स्थायी या पूर्ण निशक्तता हुई है। स्थायी या पूर्ण निशक्तता के केस में मृत कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक, सेम वही है, अनुसूची 4 के अनुसार, अनुसूची 4 में पूरी लिस्ट दी गई है, उसके हिसाब से गुणा करके प्राप्त रकम से 60%, वहाँ 50% था, यहाँ 60% है। या फिर 1,40,000 की रकम से में जो भी अधिक होगा वो उसको पे किया जाएगा। तीसरा है जहां क्षति के परिणाम स्वरूप स्थायी आंशिक निशक्तता होती है, जो आंशिक निशक्त हो जाते हैं चोट लगने के दौरान। ऐसी स्थिति में अनुसूची 1 के भाग 2 में निर्दिष्ट है जो क्षति, उसमें यानी अनुसूची 1 के पार्ट 2 में
ढेर सारी इंजरीज दी हुई हैं, उनमें से यदि कोई इंजरी होती है तो कमाई के क्षमता के प्रतिशत के बराबर या उसके तुलना करके मुआवजे का प्रतिशत होगा। ये तीसरा बंद हो गया। चौथा, जहां क्षति के परिणाम स्वरूप पूर्ण हो या फिर आंशिक हो, अस्थायी निःशक्तता होती है, टेम्परेरी होता है, उस केस में कर्मचारी की मासिक मजदूरी का 25% समतुल्य रकम की अर्धमासिक तौर पर भुगतान किया जाएगा। यानी हर 15 दिन पर उसका जो भुगतान था उसका 25% हर 15 दिन पर उसको पे किया जाएगा। अंतिम है, नियोजक द्वारा श्रमिकों को व्यवसायिक क्षति का भुगतान करना, ये मुख्य उद्देश्य है इस अधिनियम का। ये टेबल है, कुछ सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस में संशोधन हुए। संशोधन के पहले की व्यवस्था क्या थी, संशोधन के बाद की व्यवस्था क्या है। टाइटल पहले, जो कि मैंने अभी शुरू की क्लास में ही आपको बताया, टाइटल पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 था, अब ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 हो गया। पहला संशोधन ये हुआ, वर्ड एंड एक्सप्रेशन रेफर टू वर्ड वर्क्समैन वर्कमैन, यानी वर्कमैन और वर्क्समैन की जगह पर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉई को डिफाइन किया गया। ये हटा के, इसको हटा के ये डिफाइन कर दिया गया। शेड्यूल 2 में चेंज किया गया, क्लर्क्स वर नॉट कवर्ड फॉर कंपनसेशन अंडर द एक्ट। जो क्लर्क्स थे, जो लिपिक वर्क था, वो हमारे कंपनसेशन एक्ट में नहीं आता था, जिन्हें शामिल कर लिया गया। और शेड्यूल 2 में ये भी बताया गया कि कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से रोजगार जो इसमें सम्मिलित किए गए। सेक्शन 4A, इसमें जो चेंज हुआ, द मिनिमम सीलिंग लिमिट ऑफ कंपनसेशन फॉर डेथ वॉज 80,000। जो डेथ के केस में मिनिमम जो सीलिंग लिमिट थी वो 80,000 थी, अब वो बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई। इसी तरीके से सेक्शन 4B में मिनिमम सीलिंग लिमिट जो थी वो कंपनसेशन की थी 90,000 परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में। जब पूर्ण निःशक्तता होती है उस केस में 90,000 थी, जो कि 1,40,000 हो गई। इसी प्रकार सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 के सबसेक्शन 4 में जो चेंज किया गया, एग्जिस्टिंग लिमिट फ्यूनरल एक्सपेंस, यानी उसके देहावसान के पश्चात उसके जो अंतिम संस्कार की जो रकम थी वो 2,500 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। इसी प्रकार सेक्शन 25A जो कि पहले नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंट था, इसे संशोधन के पश्चात इसमें जोड़ा गया। और इस संशोधन में a new section has been added which fixed 3 months time limit for disposal of claims for the date of reference। यानी डेट ऑफ रेफरेंस से 3 महीने के अंदर मामले का डिस्पोजल हो जाना चाहिए, मामला समाप्त कर दिया जाना चाहिए, 3 महीने के अंदर में समाप्त हो जाए जो भी भुगतान से संबंधित मामला आता है। अगला, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये दूसरा अधिनियम है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, ये 1936 में गठित हुआ। 28 मार्च 1937 को लागू किया गया। इसमें कुल धाराएं 26 हैं। ये भी पिछले एक्ट की तरह ही श्रमिकों और मजदूरों के कुछ हितों के संरक्षण के संदर्भ में है। ये अधिनियम सरकार द्वारा अर्जित मजदूरी को संरक्षण प्रदान करने हेतु 1936 में बनाया गया। सरकार द्वारा संरक्षित भुगतान को, संरक्षित मजदूरी को, ये इम्पॉर्टेंट है, जो मजदूरी व्यक्ति ने अर्जित करी है, यानी कोई कामगार काम कर रहा है और उसने 15 दिन तक काम किया, जो उसकी अर्जित मजदूरी है उसको गवर्नमेंट, उसको सरकार द्वारा संरक्षण मिले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस उद्देश्य के साथ में इस अधिनियम को बनाया गया। दूसरा, अगर इसे मोटे तौर पर समझें तो इस अधिनियम के माध्यम से श्रमिकों द्वारा अर्जित मजदूरी की समय से भुगतान, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आदमी काम करता है और उसको भुगतान होता है, लेकिन अगर वो टाइम के अंदर हो जाता है तो वो उसके काम की चीज़ होती है, अन्यथा उसके काम की चीज़ नहीं होती। शायद उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, तो उस समय, जिस समय उसने काम किया है, काम के तुरंत पश्चात उसे उसका भुगतान कर दिया जाए, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसी वजह से इसमें समय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है समय से भुगतान और गैर भुगतान से बचने को सुनिश्चित किया जाता है कि नियोक्ता ने कभी दिया पेमेंट, कभी नहीं दिया, उसके संबंध में है। इस अधिनियम को वेतन भुगतान या संदाय अधिनियम, वेतन भुगतान भी इसे कहते हैं। इसे मजदूरी भुगतान या वेतन भुगतान,
संदाय अधिनियम कहते हैं। मजदूरी भुगतान 1936, इसका कार्यक्षेत्र जो है, यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके अंतर्गत रेलवे, कारखानों, ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों की मजदूरी को सम्मिलित किया गया है। ये जो सेक्शन दिए हैं, रेलवे, कारखानों, ठेकेदारों, यानी ठेकेदारों ने भी ठेकेदारी के अंदर में भी कोई काम यदि कर रहा है तो इस अधिनियम के अंदर वो कवर्ड होगा। इसमें वे सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वे सभी कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे जिनकी मासिक आय 6500 रुपये है, यानी 6500 6500 रुपये यदि किसी की आय है, मासिक वेतन है उसका, तो उसको इस अधिनियम के अंदर संरक्षण प्राप्त होगा। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। पारिश्रमिक मजदूरी के भुगतान में नियमितता सबसे इम्पोर्टेंट, गैर आवश्यक अनुचित कटौतियाँ, ये भी गैर आवश्यक अनुचित कटौतियाँ, यानी नियोक्ता जब चाहे तब कटौती नहीं कर सकता, उसके संबंध में उसे सूचित करना पड़ेगा और उसके कुछ नियम बनाए जाएंगे, किस हिसाब से उसकी कटौती होगी, कौन कौन सी कटौतियाँ होंगी, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मजदूरी भुगतान की समय अवधि को सुनिश्चित करना, समय अवधि को सुनिश्चित करना, लेकिन इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रतिमाह आधार पर ही भुगतान किया जाएगा, यानी 1 महीने से ज़्यादा टेन्योर नहीं हो सकता किसी के सैलरी के भुगतान का। तो ये जो समयावधि है ये 1 महीने से भीतर की तो हो सकती है, लेकिन 1 महीने के बाहर की नहीं हो सकती। इस समयावधि को निश्चित करना इस अधिनियम के माध्यम से। केवल श्रमिक के आग्रह पर ही वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जाएगा। यदि श्रमिक कहता है कि उसे भुगतान चेक से चाहिए, तभी उसको चेक से भुगतान किया जाए, अन्यथा ना किया जाए। ये उद्देश्य हो गए। मजदूरी भुगतान संबंधी कुछ विशेष उपबंध भी हैं इसमें, जिसमें राज्य सरकार मजदूरों के हितों और अधिकारों हेतु कानून बना सकेगी। ये प्रश्न भी आ जाता है कि हितों और अधिकारों के संबंध में कौन कानून बना सकता है, तो राज्य सरकार श्रमिकों के या मजदूरों के मजदूरी के संबंध में, उनके भुगतान के संबंध में, अधिकारों और हितों को के संबंध में कानून बना सकती है। इस अधिनियम में भुगतान संबंधी नियमों, समय कटौती संबंधित नियमों, जुर्माने की किस्म, राशि इत्यादि करने का प्रावधान है। यानी इस अधिनियम के भीतर भुगतान से संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं। समय और कटौती किस हिसाब से हो जाएगी उसके नियम बनाए जा सकते हैं। जुर्माना किस टाइप का होगा, जुर्माना तो होगा लेकिन किस टाइप का होगा उसके संबंध में, उसके किस्म के संबंध में, उसकी राशि कितनी होगी उसके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं और प्रावधान किए गए हैं। मजदूरी भुगतान का समय 1 माह से अधिक नहीं होगा, यानी पहले भी अभी बताया मैंने कि 1 महीने से ज़्यादा किसी का भी वेतन नहीं रोका जा सकता, उसे 1 महीने में पेमेंट करनी ही होगी। जहां 1000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वहां महीने की 7 तारीख को, ये इम्पोर्टेंट है, ये महीने की 7 तारीख को, और जहां पर 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वहां पर महीने की 10 तारीख को। यानी जिस कारखाने, जिस कंपनी में 1000 से ज़्यादा श्रमिक हैं वहाँ पर 7 तारीख को पेमेंट करना होगा, उसकी डेट निश्चित की गई है। और यदि 100 से अधिक हैं तो वहाँ पर 10 तारीख तक पेमेंट करना होगा। 10 तारीख से पहले हो सकता है, बाद नहीं करना है। सेवा समाप्ति या निष्कासन की स्थिति में अगले दिन भुगतान करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की सेवा समाप्ति होती है या फिर उसको निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उस केस में भी उसको पेमेंट अगले दिन होगी, नेक्स्ट डे। जिस दिन उसे निष्कासन दिया गया उसके अगले दिन उसका पूरा पेमेंट कर दिया जाए। 15 वर्ष से यदि कोई कम व्यक्ति है, कोई बालक है, उस कंडीशन में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। इसमें बालक की जो डेफिनेशन है, उस बालक की डेफिनेशन में 15 वर्ष से भीतर का व्यक्ति आता है। बालक के केस में ही जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, सीधे तौर पर इसे समझें तो। जुर्माने की राशि का प्रयोग श्रमिकों के लाभ के लिए किया जाता है। जो भी जुर्माना वसूला जाएगा उसे नियोक्ता अपने खर्चों में या फिर अपने उपयोग में नहीं लाएगा, उसे श्रमिकों के लाभ के लिए ही यूज़ किया जाएगा जो भी जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने से पूर्व श्रमिक को नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब जुर्माना लगा दिया, नहीं भाई कल नहीं आए थे आपका इतना पैसा काट लिया जाता है, ऐसा नहीं होगा। नोटिस देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और मजदूरी का जो 3% है
इससे अधिक जुर्माना नहीं वसूला जा सकता किसी से। किसी भी व्यक्ति से 3% से ज़्यादा जुर्माना वसूल नहीं कर सकते। जुर्माना अधिकतम 60 दिनों के भीतर वसूल किया जाएगा। यानी किसी से कोई गलती हुई है और उसका जुर्माना वसूल करना है तो मैक्सिमम टाइम लिमिट 60 डेज़ है। 60 दिन के बाद जुर्माने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। मजदूरी कटौती संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों की मजदूरियों में से निम्न कटौतियाँ की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अभी कि कटौतियों के संबंध में हम बात करेंगे तो यहाँ पर कटौती है स्वैच्छिक कटौती, यानी मजदूर चाहता है कि मेरी इतनी कटौती हो जाए, कुछ सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि उसकी इच्छा है, वॉलंटरी है, तो उसका डिडक्शन कराया जा सकता है उसकी इच्छा के अनुसार। अनुपस्थिति कटौती, यदि कोई व्यक्ति बिना बताए और अर्जित छुट्टियों से जो उसको छुट्टियां मिलती हैं उन छुट्टियों से अधिक छुट्टियां लेता है या मौके पर गायब रहता है तो उस स्थिति में एब्सेंस का डिडक्शन किया जा सकता है। इनकम टैक्स, जो कि एसेंशियल है ही है, हर मजदूर जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आता है उसका इनकम टैक्स डिडक्शन होगा। बीमा कटौती व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करती है और सरकार की नीति पर डिपेंड करती है। सरकार कहती है कि आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए और आपकी नियुक्ति के समय आपको इंश्योरेंस के संबंध में बताया गया है तो वो बीमा की कटौती आपकी इस अधिनियम के भीतर हो सकती है। आवास सुविधा जो संबंधी कटौती है, यानी यदि आपको नियोक्ता की तरफ से रहने की सुविधा दी गई है तो उस रहने की सुविधा में आपका जो एकोमोडेशन फैसिलिटी का जो डिडक्शन है वो किया जा सकता है। इसको गवर्नमेंट में HRA कहते हैं। HRA का डिडक्शन हो सकता है यदि आप नियोक्ता की तरफ से दिए गए मकान में रहते हैं। भविष्य निधि कटौती, प्रोविडेंट फंड, ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है। राज्य सरकार नियम बनाकर इसकी भी कटौती करती है और ये भी कटौती जायज़ है और इस अधिनियम के भीतर परमिसिबल है। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने जो क्लास करी उसमें श्रमिक अधिनियम से समझा कि श्रमिक अधिनियम क्या होता है, श्रमिक अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में बात करी, श्रमिक अधिनियम के भीतर कौन कौन से अधिनियम आते हैं उनके विषय में बात करी, श्रमिक अधिनियम के अधीन आने वाले अधिनियमों का नाम डिटेल से हमने बात करी, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के विषय में, उसके उद्देश्यों के विषय में, उसका परिचय और वो कैसे लागू होता है, उसके मुख्य उपबंधों, अन्य विषयों पर चर्चा करी। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, इसके परिचय, उद्देश्य, लक्ष्य और उसके प्रमुख उपबंधों के विषय में बात करी। इस कक्षा में जो भी मैंने कंटेंट यूज़ करे वो निम्मी लर्निंग online.in की पुस्तक जो ऑनलाइन अवेलेबल है उससे कुछ कंटेंट लिए हैं। कुछ कंटेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल माया शुक्ला जी की किताब अरिहंत प्रकाशन की आती है, उससे मैंने कुछ कंटेंट उठाए हैं। और रिलेवेंट बेयर एक्ट्स, यानी जो अधिनियम हमने पढ़े उन अधिनियमों के संबंधित बेयर एक्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं, आपको दुकानों पर भी मिल जाएंगे। यदि आपको डिटेल्ड और एक्ट के विषय में जानकारी इकट्ठी करनी है, जानकारी लेनी है, तो इन बेयर एक्ट्स को भी ध्यान रख सकते हैं और इनसे भी मैंने मदद ली है, एक अच्छी हेल्प बेयर एक्ट से मिली है। धन्यवाद।